हेलो बच्चों, आज हम कैश फ्लो का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको तीनों इक्विटीज के बारे में बताऊंगा कि ऑपरेटिंग इक्विटीज, फाइनेंसिंग इक्विटीज और इन्वेस्टिंग इक्विटीज में क्या क्या आता है और कैसे कैसे उसको ट्रीट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त। तो देखो ये कैसे बनाना है, आज हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन इक्विटीज होती हैं। एक ऑपरेटिंग इक्विटीज, ठीक है। ऑपरेटिंग इक्विटीज में आप क्या डील करोगे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज डील करनी है आपने। और ये दो कॉलम बनाने हैं, एक डिटेल का और एक बनाना है अमाउंट का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपने देना है प्रॉफिट ऑफ द ईयर। प्रॉफिट ऑफ द ईयर में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्रॉफिट देना है आपने। क्लोजिंग प्रॉफिट 2,10,000 रुपए है, ओपनिंग प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए है। तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना कमाया हमने, 60,000 रुपए। प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना कमाया, ये आपने अमाउंट कॉलम में देखना है। अब देखो इसमें कुछ ऐड बैक करने वाली आइटम्स होती हैं जो हमने क्या करना होता है, वापस ऐड बैक करना होता है। ये कौन सी आइटम होती है ऐड बैक करने वाली? ऐड बैक करने वाली देखो ऐसी आइटम्स होती हैं जिसके वजह से हमने किसी को कैश नहीं दिया, इनको बोलते हैं नॉन कैश आइटम, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में घटाई हुई है। लेकिन जो होता है क्या, हमने किसी को कैश पे नहीं करा। देखो ये आइटम है प्रपोज डिविडेंड। जैसे प्रपोज डिविडेंड जो होता है, हमने 4,90,000 का प्रपोज किया था लेकिन पे नहीं किया किसी को। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, मेयर बुक एंट्रीज हैं लेकिन किसी को पे नहीं किया। गुडविल राइट ऑफ कर दी थी, वो किसी को पे नहीं करी। डेप्रिसिएशन लगा दिया बिल्डिंग पर, डेप्रिसिएशन लगा दिया मशीन पर। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये सारी चीजें ना एडवैक करने वाली हैं। ये सारी चीजें एडवैक करनी है यहाँ पर। और ये प्रॉफिट में ऐड करने के बाद ये जो आएगा 11,20,000 रुपए, ये प्रॉफिट ऑफ द ईयर आ जाता है। अब देखो इसके बाद हमने ना करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को डील करना होता है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को कैसे डील करोगे? देखो करंट एसेट ना कम हो गए हैं। अब करंट एसेट कम होने का मतलब क्या हो गया? करंट एसेट कम होने का मतलब होता है कि हमने करंट एसेट क्या कर दिए हैं, बेच दिए होंगे तो पैसा आ जाएगा वापस, ठीक है। कम होने का मतलब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक बार सुनो जरा कि करंट एसेट्स कम होने का मतलब क्या है। करंट एसेट तो क्या करेंगे, देखो करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको तो सेल कर दिए होंगे और पैसा आ जाएगा, इनफ्लो। और करंट एसेट इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, परचेज करें हमने और परचेज करें तो आउटफ्लो, ठीक है। ये बात समझ आती है? बताओ, करंट एसेट अगर इंक्रीज हो गए हैं तो परचेज करे होंगे, आउटफ्लो हो जाएगा। और अगर करंट एसेट क्या हो गए, डिक्रीज हो गए तो सेल करे होंगे, इनफ्लो हो जाएगा। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करना है हमने। करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बताओ, कि अगर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाए इसका मतलब हमने पे कर दी होंगी और ये क्या हो गया, आउटफ्लो। और अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए इसका मतलब हमने बोरो किया होगा और ज्यादा पैसा, इससे इनफ्लो होते, ठीक है। कि करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो जाएंगी तो हमने बोरो किया है और इनफ्लो हो जाएगा। तो ऐसे देखो वापस मैं बता रहा हूँ, उसमें हमारे किताब में क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट क्या हो गए, हमारे कम हो गए थे। तो करंट एसेट कम होने का मतलब क्या है? करंट एसेट कम होने का मतलब है कि हमने क्या कर दिए हैं, बेच दिए, पैसा आ गए। और करंट लायबिलिटीज क्या हो गई है, कम हो गई है। और करंट लायबिलिटीज कम होने का मतलब क्या है कि हमने क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है इसकी, क्या कर दी है। और ड्यूरिंग द ईयर हमने टैक्स की पेमेंट कितनी करी है, 2,20,000 रुपए। अब टोटल कितना हो जाएगा बताओ। देखो ये टोटल करके हमने यहाँ लिखा, टोटल हो गया 11,20,000। अब 10 प्लस का है और ये दोनों 3,10,000 माइनस का है, तो नेट माइनस का 3 लाख रुपए आ गया। तो टोटल ऐड करके हमारे पास आ रहा है 11,20 में 3 लाख चला गया, 8,20,000 रुपए ऑपरेटिंग इक्विटी से कैश आ गया वापस, ठीक है। अब इसके बाद देखो फिक्स एसेट का ट्रीटमेंट बताना था। फिक्स एसेट के लिए ना मशीन अकाउंट बनाना है, हमने क्या बनाना है, देखो मशीन अकाउंट बनाना होता है फिक्स एसेट के ट्रीटमेंट के लिए। तो फिक्स एसेट के ट्रीटमेंट के लिए क्या मशीन अकाउंट की एडजस्टमेंट दी हुई थी। तो देखो पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो और क्लोजिंग बैलेंस लिखो। ओपनिंग डेबिट साइड में, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद देखो हमने ड्यूरिंग द ईयर ना 12 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, क्वेश्चन में बताया हुआ है। मशीनरी खरीदेंगे तो डेबिट लिखना है। और मशीनरी हमने बेच दी है, कितने की बेची है देखो, कहता मशीनरी की रिटर्न ऑन वैल्यू 2,20,000 रुपए है, लेकिन हमने उसको कितने में बेच दिया है, 1,80 में बेच दिया है। तो कितना नुकसान हुआ, 40,000 का लॉस हो गया। 2,20,000 की मशीनरी हमने 1,80 में बेच दी है तो 40,000 का लॉस नहीं हो गया। अब 40,000 का जो लॉस है वो लिखना है। देखो यहाँ पर कितने की बिकी है मशीनरी, जब मशीनरी बेचेंगे तो 1,80 की बिकी है।
और कितने का लॉस हुआ, 40,000 रुपये का। और जो अब इसका जो बैलेंस बचेगा ना यहाँ पर, ये डेप्रिसिएशन बचेगा। परचेज यहाँ नहीं है, सेल यहाँ नहीं है, लॉस आना है। अगर यहाँ बैलेंस बचेगा तो डेप्रिसिएशन माना जाएगा, ठीक है। अगर परचेज और सेल में से कुछ मिसिंग होगा तो परचेज से निकल जाएगी। यहाँ दोनों दी हुई है, परचेज भी दी हुई है, सेल भी दी हुई है, तो यहाँ जो बैलेंस बचेगा उसको डेप्रिसिएशन मान देंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं, एड बैक कर देते हैं ऊपर, ठीक है। देखो एड बैक कर रखा है मैंने डेप्रिसिएशन। और जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो भी एड बैक कर देगा। डेप्रिसिएशन मशीनरी पे भी ऐड कर रखा है, मशीन पे भी, और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का भी ऐड कर रखा है, ठीक है। और जो लॉस हुआ है मशीनरी का वो भी ऐड कर दिया, क्योंकि ये नॉन है, कैश आइटम है, हमने किसी को कैश दिया नहीं है इसमें ना। उसके बाद देखो एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बता रहा हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट था, इसमें देखो प्रोविजन में हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, और ये बता रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने 2,20,000 रुपये टैक्स पे कर दिया। तो इधर इसका जो बैलेंस बचेगा हमने नया प्रोविजन बनाया है। नया प्रोविजन कहाँ से बनता है, ये जो बैलेंस बच रहा है टोटल करके माइनस करके, ये न्यू प्रोविजन हमने बनाया है P&L से, तो ये P&L में एड बैक हो जाता है। तो देखो यहाँ पर P&L में एड बैक कर दिया हमने, प्रोविजन फॉर टैक्स 2,70,000 रुपये एड बैक कर दिया। और प्रपोज डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया हुआ था, तो ओपनिंग वाला हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि डिविडेंड पे कर देंगे, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। प्रपोज डिविडेंड पुराने वाला हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे, और नया वाला जो होता है ऊपर एड बैक कर देंगे, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड के लिए, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड के लिए नया वाला क्या कर दो, एड बैक कर दो, और ठीक है। प्रपोज डिविडेंड जो होता है नया वाला क्या कर देना है, पे कर देना है, नया वाला सॉरी ऐड करना है, और पुराने वाला जो होगा लास्ट ईयर का जो होगा पे कर देंगे। लास्ट ईयर वाला पेमेंट दिखा दो यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद देखो शेयर बढ़ गए, फाइनेंसिंग यूनिट में आ जाओ। फाइनेंसिंग यूनिट में शेयर डिवेंचर ट्रीट करने, देखो शेयर बढ़ गए थे तो हमने मान लिया इशू किए होंगे, प्रीमियम बढ़ गया है तो हमने किया होगा प्रीमियम पे इशू आया, पैसा आ गया, देखो इनफ्लो दिखा दिया हमने। डिवेंचर्स कम हो गए 4 लाख रुपए के, प्रपोज डिविडेंड पे कर दिया हमने। तो इस तरह से टोटल देखो इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 लाख रुपए की फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम डील करते हैं शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन, डिविडेंड, ये सब चीजें आती है। देखो लोन, डिविडेंड, डिवेंचर्स, ये सब चीजें आती है। देखो शेयर बेच दिए, पैसा आ गया, प्रीमियम आ गया शेयर पर, डिवेंचर्स पे कर दिए, पेमेंट प्रपोज डिविडेंड की कर दी हमने, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म हो गई। अब देखो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं, मशीन बेची थी हमने 180 की, वो आ जाएगा। फिक्स एसेट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो आएंगे। और परचेज की थी मशीनरी की 12 लाख, वो चलेगी। तो नेट बैलेंस कितना आ रहा है, 10 लाख 20 हजार माइनस का आ रहा है, क्योंकि माइनस वाली फिगर ज्यादा है ना, तो माइनस का आ रहा है। तो फिक्स एसेट का ट्रीटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करना है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करना है, शेयर डिवेंचर दिखाने हैं। क्या दिखाने हैं, तो अब देखो पूरा टोटल क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इसमें सारे देखो प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये नॉन कैश आइटम ऐड बैक करनी होती है, ये ऐड कर दो। उसके बाद ये कैश करंट एसेट कम हो गए तो बिक गए होंगे, करंट लायबिलिटीज कम होगी तो पेमेंट कर दी होंगी, आउटफ्लो दिखा दिया हमने। तो ये टोटल करने के बाद पेमेंट और टैक्स कर दी 2,20,000, तो पेमेंट करने के बाद ये बैलेंस बच रहा है। इन दोनों को डिस्कस करते तो 8,20,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। अब ये मशीनरी बेच दी थी, मशीनरी बेच दी और ये मशीनरी खरीदी है, इन दोनों का बैलेंस करके आ गया आउटफ्लो 10,20,000 रुपये। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर डिवेंचर को ट्रीट कर दिया हमने, इसका बैलेंस आ गया इतना। इन तीनों को डिस्कस करेंगे अगर, तो इसका बैलेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास कोई कैश नहीं बचा, जितना कैश आया था वो सारा क्या हो गया, यूज हो गया। और हमारे क्वेश्चन में भी कोई कैश का बैलेंस दिया नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, टैली हो गया, क्योंकि कैश बैलेंस है ही नहीं, जितना था वो क्या कर दिया हमने, यूज कर दिया। तो इस तरह से आपका अकाउंट बनना है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखना है यहाँ पर पहले, और क्लोजिंग बैलेंस लिखना है यहाँ पर, और इसकी जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ दिखानी है। और इसका जो बैलेंस बचेगा वो न्यू प्रोविजन होता है, ये एड बैक हो जाएगा ऊपर, और इसकी पेमेंट दिखा देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो टैक्स का जो ट्रीटमेंट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करना है। तो एक बार दोबारा समझो, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट यहाँ करना है, फिक्स एसेट का सेल परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखानी है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर डिवेंचर्स का पेमेंट और इशू यहाँ दिखाना है। मेन बात तो ये है,
ठीक है। तो तीनों का टोटल करके जो बैलेंस आ रहा है वो निल आ गया, तो इसका मतलब कैश का कोई बैलेंस नहीं है हमारे पास, और किताब में भी हमारी बुक में क्वेश्चन के अंदर भी कोई कैश का बैलेंस नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो सा होता है। और एड बैक करने वाली आइटम कौन सी है? प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये एड बैक करने वाली आइटम है। ये याद कर देना, रिलेटेड है ये सारे। तो ये सारे दो क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बताया है, इसको आप अच्छी तरह से करना और एक बार सारा इसका फॉर्मेट देखना। आपको एक एक क्वेश्चन भी आपको समझ आता रहेगा, तो आपका ये टॉपिक क्लियर होता रहेगा। एक क्वेश्चन की नई वीडियो देख के मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। थैंक यू वेरी मच।